Hello friends, welcome to Piyush Sir Physics. Today our topic is nuclear energy, या तो हम उसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। आज हमको न्यूक्लियर एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमको स्टडी करना है। हमने आगे के बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, बट उसको हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। और स्टार्ट करने से पहले हम वो देख रहे थे कि भाई अभी तक हमने कौन कौन सी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हमने किस में मिला था, एक एटम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। देन पर हमको मालूम पड़ा कि भाई एटम का स्ट्रक्चर में जो हमको सेंटर का जो पोर्शन मिलता है, इट इज़ द नॉन एज अ न्यूक्लियस, और उसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। देन पर हमको ये मालूम करना था कि भाई न्यूक्लियस ओनली फॉर एक एलिमेंट है या तो उसको दो कंबाइंड पार्टिकल से बना हुआ है। देन पर उसका साइज भी हमने मेजरमेंट किया। देन पर उसका मास भी हमने डिफाइन किया। ओके, तो उसका मास को डिफाइन करने के लिए हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट का भी इस्तेमाल किया, और उसके लिए भी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत इसके एक्सपेरिमेंट किए। पहले उसने हाइड्रोजन गैस के बारे में देखा, पर हाइड्रोजन गैस इतनी एक्टिव नहीं थी कि वो सभी मटेरियल के साथ वो कंबाइन होकर वो कंपाउंड बना सके। तेरा पर उसने देखा कि भाई कार्बन एक ऐसी एलिमेंट अवेलेबल है कि भाई सभी मटेरियल के साथ वो कंबाइन होकर वो कंपाउंड बना सकती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कार्बन मटेरियल का एटॉमिक मास उसने निकाला। बट हमारे नेचर में सबसे स्मॉल पार्टिकल्स एक हाइड्रोजन का होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन को ही हम 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन को हमने चेंज करके हमने ऐसा बता दिया कि भाई जो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 12 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए हमने 12 से डिवाइडेड कर दिया था। ठीक है, ओके। ऐसे उसका 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने डिफाइन कर दिया। देन पर हमको मालूम करना था कि भाई न्यूक्लियस का मास हमको निकालना था। तो हमने कैसे निकाला कि भाई हमारे जो नेचर में हमको मिलते बहुत आइसोटॉप्स मिलते हैं, बहुत सारे हमको आइसोटॉप्स मिलते हैं। तो हाइड्रोजन का हमने आइसोटॉप्स हमें 2 मिला। वन इज इसमें ओनली फॉर एक ही एलिमेंट्स एटॉमिक मास अवेलेबल था, और दूसरा इसमें एटॉमिक मास 2 अवेलेबल था, उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। और ये फर्स्ट और सेकंड वाला दोनों को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, हम ड्यूटेरियम भी बना सकते हैं। ठीक है, वो अनस्टेबल होता है, वो ब्रोक हो जाता है। ओके, बट हम बना तो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें से भी स्मॉल पार्टिकल्स हमने देखा कि भाई ओनली फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट वाला हमने हाइड्रोजन को कंसिडर किया। वो एटॉमिक मास का हमने एक्सपेरिमेंट करके उसका मास निकाला, और ए मास में से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो रिमेनिंग मास रहेगा वही मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन की एटम में एटॉमिक नंबर होती है 1, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई इसमें जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हमको एक प्रोटॉन का मास मिल गया, वो प्रोटॉन होता है एक सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस में। यही है मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स का, बहुत सारे स्ट्रक्चर का हमने क्या डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, हमने काउंट करना स्टार्ट कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो होगा भाई हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। ऐसा भी हमने किया कि बट हमको एक नेचर में एक ऐसा भी पार्टिकल्स हमको मिला, अल्फा पार्टिकल, कि भाई अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो उसका जो न्यूक्लियस का मास मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2 मास ऑफ प्रोटॉन जितना मिलना चाहिए। बट हमने प्रैक्टिकली काउंट किया तो हमको मालूम पड़ा कि भाई उसका मास है 4 मास ऑफ प्रोटॉन जितना होता है। तो हमको इसमें से न्यू एक पार्टिकल्स मिला, और न्यू पार्टिकल्स को हमने डिस्कवरी फाइंड आउट की, और उसका हमने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। क्यों उसका नाम हमने न्यूट्रॉन रखा हुआ था, क्योंकि उसमें ओनली फॉर मास एलिमेंट ही अवेलेबल था, कोई उसमें चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं थे। तो पर न्यूट्रॉन के बारे में हमने डिस्कवरी फाइंड आउट की, और उसमें हमें मालूम पड़ा कि भाई न्यूट्रॉन भी एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं रह सकता, और वो वापस से ब्रोक होकर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने आइसोटॉप्स, आइसोट्रॉन्स और आइसोबार के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। देन आफ्टर हमने उसकी रेडियस, न्यूक्लियस की साइज हमने डिफाइन की हुई थी, और मास एनर्जी का रिलेशनशिप हमने देखा हुआ था। आइंस्टाइन ने हमको दिया हुआ था E=mc² वाला रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप हमको बहुत कुछ इसके कहला हमको बहुत कुछ हमको नॉलेज दे देती है। कैसा नॉलेज कि भाई आपके पास जो मास मटेरियल अवेलेबल है या एनर्जी अवेलेबल है, दोनों एक ही है। कैसे दोनों एक है, अगर मास को हम इसके कंटिन्यूसली ब्लॉक करके करके लास्ट में हमको एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट मिलेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को हम फैला देंगे तो इसमें से बहुत सारे एनर्जी निकलती है, कि रेडिएशन की टर्म में मिलती है। ठीक है, और ये जो रेडिएशन की टर्म में जो एनर्जी निकलती है उसके पास इसके जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बहुत लार्ज होती है, यानी कि वो गामा रेज होती है। ठीक है, वही गामा रेज को हम उसको कंप्रेस कर देंगे तो हमको वापस एक इलेक्ट्रॉन की टर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हमने 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हमने देखा हुआ था। ओके, तो हमको मालूम पड़ा कि भाई वही एनर्जी और मास दोनों एक ही टर्म्स है। ठीक है, ओके।
यहाँ पर हमने फाइंड किया था भाई बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि भाई हमारे पास दो न्यूक्लियस अवेलेबल है, दोनों का मास m है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो टोटल मास होना चाहिए 2m, बट हमने देखा कि भाई उसका टोटल मास 2m नहीं है, 2m से थोड़ा कम है। वो जो कम मास जितना भी है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जितनी भी मास डिफेक्ट होती है उसके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि भाई वो न्यूक्लियस फ्री होना चाहते हैं, बट वो फ्री नहीं रह सकते, फ्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है। हम बाहर से जितनी भी एनर्जी उसकी कम हुई है, इतनी एनर्जी हम उसको सप्लाई दे देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। वही होती है बाइंडिंग एनर्जी। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी की साइन कैसे आती है? नेगेटिव साइन आती है, ठीक है। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो पूरे की पूरी न्यूक्लियस की होती है, बट न्यूक्लियस में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस भी एक डिफरेंट यूनिट होती है, ठीक है। देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वर्सेस एटॉमिक मास नंबर के बारे में, ठीक है। और हमने इसमें देखा था कि भाई जो आयन पार्टिकल्स होती है, वो आयन पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है, वही सबसे स्टेबल पार्टिकल्स माना जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर वाली होती है 235 यूरेनियम की, बट उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी लोअर है। देन आफ्टर स्टार्टिंग में भी हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, पर हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम में से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी सबसे लोअर होती है। देन आफ्टर उसकी दो प्रोसेस के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था, फ्यूजन्स एंड फ्यूजन्स के बारे में। फ्यूजन्स में हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास 235 वाला जो यूरेनियम अवेलेबल है उसको हम ब्रोक कर देंगे, तो वो एक लो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो लो न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती थी, वो बाइंडिंग एनर्जी हेवी यूरेनियम के कंपेरिजन में हाई होती थी। तो एनर्जी हमको मिलेगी, फ्यूजन्स प्रोसेस में हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और देन आपको फ्यूजन्स प्रोसेस में भी हमको एनर्जी मिलती है। आप फ्यूजन्स करें या फ्यूजन्स करें, दोनों में से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है वही एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी, या तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वही टॉपिक के बारे में भी आपको स्टडी करना है। तो हम इसके न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमको स्टडी करना है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं और कैसे उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसा प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सभी सारे फिनोमिना को आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी पहले तो हमको मिलती कहाँ से है। तो फ्यूजन्स प्रोसेस और फ्यूजन्स प्रोसेस से हमको न्यूक्लियर एनर्जी हमको मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई फ्यूजन्स किसको बोलते हैं और फ्यूजन्स किसको बोलते हैं। फ्यूजन्स का मीनिंग हुआ कि भाई दो न्यूक्लियस को जोड़ना, और फ्यूजन्स का मीनिंग हुआ कि भाई हेवी न्यूक्लियस को ब्रोक करके उसको एक स्मॉल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई फ्यूजन्स प्रोसेस के बारे में। जो फ्यूजन्स होता है ना, वो फ्यूजन्स दो तरीके से होता है, एक नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरली कैसे होता है? एक हमारे पास ऐसा भी मटेरियल अवेलेबल है कि भाई वो विदाउट आपको कोई रिएक्शन करे बिना ही इसमें से उसके कॉर्नर से सभी पार्टिकल्स चिटकते चले जाते हैं। और जो सभी पार्टिकल चिटक के चले गए, वो पार्टिकल कौन कौन सा होता है कि भाई अल्फा पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, और इसमें से एनर्जी भी चिटकते चली जाती है, ठीक है। इसमें आपको कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो मटेरियल हमारे नेचर में अवेलेबल है, वो सभी सारे मटेरियल को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम उसको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, उसका एक पूरा टॉपिक ही है। बट अभी तक आपको इतना ही आपको याद रखना है कि भाई ऐसा भी हमारे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं कि बिना रिएक्शन करे, बिना ही उसमें से अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वो मिसके चिटक के चले जाते हैं, वो इजेक्ट होते हैं, ठीक है। ओके, देन आपको दूसरा आपको देखना है कि भाई आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियस साइज का यूरेनियम अवेलेबल है 235 का। ओके, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियंस अवेलेबल है। अगर हम इसमें से एक 1 न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसकी साइज हो जाएगी 236। तो 236 साइज हो जाएगी, तो क्या होगा कि भाई उसकी जो साइज बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर जो अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा था, वो अट्रैक्शन का फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि साइज इंक्रीज होने से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्योंकि जो न्यूक्लियस फोर्स लगती है ना, वो न्यूक्लियस फोर्स एक लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है, वो एक शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, एक कोई लॉन्ग रेंज की फोर्स नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है।
वो आपस में अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाता है, तो वो दोनों ब्रोक हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 1 यूरेनियम को हम न्यूट्रॉन के साथ हम हीट करवाएंगे तो वो यूरेनियम का ब्रोक हो जाएगा और 2 न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसका जो 2 न्यूक्लियस निकलती है, वो 2 न्यूक्लियस की भी जो मास की जो रेशियो होती है वो इक्वल नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो इक्वल हो, ठीक है, पर उसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन पेयर हमको मिलेगी। वो कॉम्बिनेशन पेयर के बारे में अभी आपको स्टडी करना है, ठीक है। ओके, तो हम उसका बारे में हम स्टडी करते हैं, वो कैसे वो रिएक्शन होती है और कैसे हमको इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, देन पर हमको देखना है कि भाई उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमको देखना है अभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमको कैसे मिलती है, तो इसके आगे हमने 2 तरीके के प्रोसेस हमने देखे, फिजन्स और फ्यूजन्स प्रोसेस। तो फिजन्स प्रोसेस में हमने ऐसा देखा कि भाई हमारे पास एक हेवी साइज़ का कोई न्यूक्लियस होता है, इसको हम अगर हम ब्रोक कर देंगे तो इसमें से हमको 2 उसके टुकड़े मिलेंगे, न्यूक्लियस के 2 छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। और छोटे छोटे टुकड़े की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और उससे भी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें से हमको एनर्जी मिलेगी। वो जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हमने दूसरी भी प्रोसेस हमने देखी हुई थी, फ्यूजन्स प्रोसेस। तो फ्यूजन्स प्रोसेस में हमने ऐसा देखा हुआ था कि भाई हमारे पास एक 2 स्मॉल टाइप के न्यूक्लियस अवेलेबल है। अगर वो 2 न्यूक्लियस को आपस में मिला देंगे तो इसमें से जो हमको एनर्जी मिलेगी, उसकी जो दोनों मिलने से हमको दूसरा जो न्यूक्लियस मिलेगा, वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी उन दोनों से ज़्यादा होगी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हमको ज़्यादा मिलेगी तो वही एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये 2 प्रोसेस से हमको मिल सकती है। ओके, बट अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं फ्यूजन्स प्रोसेस। तो जो फ्यूजन्स प्रोसेस होती है ना, वो भी 2 तरीके से होती है, नेचुरल तरीके से भी होती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो नेचुरली में जो होती है तो हमको ऐसा भी मटेरियल मिलता है नेचर में कि भाई इसमें से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या तो एनर्जी कंटिन्यूसली इसमें से रिलीज होती है। वो वाली जो मटेरियल होती है ना, इसमें आपको कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वैसे ही इसमें से अल्फा पार्टिकल्स, वो सभी सारे पार्टिकल्स इमिट होते हैं, यानी कि वो इजेक्ट होते हैं। वो वाली मटेरियल को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई नेचुरली ब्रेकिंग होता है न्यूक्लियस का, नेचुरल breaking of nucleus, it is known as the रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में अभी हम आगे हम स्टडी करने वाले हैं, उसका पूरे का पूरा टॉपिक है उसकी बाद में ही है, ठीक है। और देन आफ्टर एक आर्टिफिशियल भी प्रोसेस हम कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोसेस बोल सकते हैं उसको हम बोलते हैं भाई फ्यूजन्स प्रोसेस, ठीक है। आर्टिफिशियल भी ये प्रोसेस हो सकती है, आर्टिफिशियल में आएगी फ्यूजन्स प्रोसेस। ओके, तो फ्यूजन्स प्रोसेस हम कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास एक 235 और 92 यूरेनियम अवेलेबल है। अभी आपको मालूम ही है कि भाई ये 235 क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, और ये 92 क्या है, एटॉमिक नंबर अवेलेबल है, ठीक है। और ऐसी हेवी साइज वाली हमने यूरेनियम की न्यूक्लियस हमने कंसिडर की, और इसमें 1 न्यूट्रॉन को हम हीट करवाएंगे। 1 न्यूट्रॉन को हम हीट करवाएंगे तो क्या होगा कि भाई उसकी साइज पहले से ही बहुत ज़्यादा है, 235 है। अगर आप 1 न्यूट्रॉन को हीट करवाएंगे तो उसकी साइज हो जाएगी 236, और ये 236 वाली साइज बहुत ज़्यादा हो गई तो वो उसके बीच में जो अट्रैक्शन वाली जो फोर्स लगती है वो अट्रैक्शन वाली फोर्स भी कम हो जाएगी। और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो वो बीच में से ब्रोक हो जाएगा, तो ब्रोक होकर 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगी और इसमें से हमको एनर्जी मिलेगी। वो कैसे ब्रोक होती है, देखिए कि भाई ये जो न्यूट्रॉन हमको मिलती है तो वो न्यूट्रॉन के पास हाई एनर्जी भी होती है। ओके, तो पहले हमारे पास जो एटम्स का स्ट्रक्चर अवेलेबल था वो ऐसे कोई एटम का स्ट्रक्चर अवेलेबल था। एक 235 यूरेनियम अवेलेबल है, 235 यूरेनियम ए अवेलेबल है। इसमें अगर हम 1 न्यूट्रॉन को हम हीट करवाएंगे, 1 न्यूट्रॉन को हमने हीट करवा दिया तो 1 न्यूट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। वो एनर्जी और सभी सारे जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं ना 235 उसको दे देगा। ओके, ये जो 1 न्यूट्रॉन है वो सभी सारे पार्टिकल्स को इस तरफ वो हीट करवाएगा
तो ये सभी सारे पार्टिकल्स उसको इस तरफ इजेक्ट करने की ट्राई करेगा। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स एक तरफ और दूसरी तरफ ऐसे उसने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। मीन्स के इंसाइड में क्या हो गया, एक ऑक्सीलेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया और उसका शेप यहाँ से ऐसा कन्वर्ट हो गया। चलाया, पहले उसका शेप ऐसा था। जैसे ही हमने 1 न्यूटन को हिट करवाया तो वो 1 न्यूटन जो सभी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स थे उसको उसने ऐसा पुश किया। तो ये सभी सारे एलिमेंट्स ने उसको वापस इजेक्ट करने के लिए इस तरह पुश किया और सभी यहाँ पे एलिमेंट्स ने उस तरफ ऐसे उसका ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो गया और उसका शेप यहाँ से ऐसा हो गया, ऐसा फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, ओके। देन आप क्या होगा कि भाई उसके इंसाइड जो सभी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे, एक तरफ इस तरफ और देन आप इस तरफ ऐसे वो कंटिन्यूसली चलने लगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण। तो उसके बीच में क्या हो गया, एक ऐसी सी एक नीक पड़ गई, ऐसा उसका शेप हो गया। चलाया, बीच में उसका एक निक प्रोड्यूस हो गया। तो निक प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वीक होने लगी। देन आफ्टर वो यहाँ से टूट जाएगा और दो एलिमेंट्स में, दो न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो गए ऐसे वाटर ड्रॉप जैसे। ठीक है, और इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स इजेक्ट हुआ और लॉट ऑफ एनर्जी भी इसमें से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो देखिए कि पहले उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे नेचर में स्टेबल होती है, बट जैसे हमने 1 न्यूटन को हिट करवाया तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन के कारण ऐसा हो गया। देन आफ्टर वो बीच में से निक प्रोड्यूस हो गई, मीन्स के वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। यानी कि 235 हमारे नेचर में स्टेबल है, बट 1 न्यूटन को इंक्रीज करने के बाद उसका मास हो जाता है 236। तो 236 यूरेनियम हमारे नेचर में स्टेबल नहीं रहता है, वो अनस्टेबल होके, वो ब्रोक होके दो एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। देन आफ्टर दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि भाई ये दो न्यूक्लियस उसका बनता है तो ये दोनों की साइज इक्वल नहीं होती है। ये दोनों की साइज इक्वल होना ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो हमारे पास बहुत सारे यूरेनियम अवेलेबल थे, यानी कि 10 या 12 यूरेनियम हमारे पास अवेलेबल है। तो उसको हमने न्यूटन के साथ हीट करवाया। देन आफ्टर उसका रिएक्शन, उसमें से कौन कौन सी पेयर हमको मिलती है उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो मेजोरिटी हमको जो पेयर मिली वो मेजोरिटी पेयर हमको मिलती है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यूरेनियम को ब्रोक करके हमने एक ऐसी पेयर हमने देखी, इसमें से हमको Ba मिला। उसका जो एटॉमिक मास था वो 144 थी और उसका एटॉमिक नंबर था 56। और ये 144 है तो 235 में से 144 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा एलिमेंट हमको क्रिप्टॉन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको क्रिप्टॉन मिला। ऐसे हमको बहुत सारे पेयर प्रोडक्शन हमको मिलते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर बार हमको ऐसी ही कॉम्बिनेशन वाली पेयर हमको मिले। ठीक है, बट हमने एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि भाई मेजोरिटी पेयर हमको ए वाली मिलती है। जैसे कि हमारे पास 100 यूरेनियम अवेलेबल थे तो 100 यूरेनियम को ब्रोक करने के बाद थोड़े परसेंटेज में हमको ए वाली पेयर प्रोडक्शन हमको मिलती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई वो दोनों इक्वल साइज का ही हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा कम, थोड़े बड़े मीन्स के थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट हुए, 3 न्यूट्रॉन्स भी इसमें से इमिट हुए। चला है आपको? ओके, तो ऐसे वाली हमको एक चेन रिएक्शन मिली। देन आफ्टर दूसरी भी रिएक्शन हमको मिलती है। दूसरी रिएक्शन के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी भी हमने रिएक्शन नहीं देखी कि भाई 1 न्यूटन को हमने 235 92 यूरेनियम के साथ हीट करवाया तो ए यूरेनियम क्या हो जाएगा, 236 और 92 यूरेनियम में कन्वर्ट होगा। इट इज़ द अनस्टेबल, तो वो अनस्टेबल है। तो इसमें से हमको मिला Sb एंटीनमी 51 133। देन आफ्टर उसकी पेयर में आएगी 99 Nb एंड 41, उसका एटॉमिक नंबर है 41। और इसमें से हमने देखा कि भाई इसमें से 4 न्यूटन इमिट होते। ऐसा भी जरूरी नहीं कि भाई 3 न्यूटन इमिट्स हो। चला है, ये दोनों का चेन रिएक्शन से हमको यूरेनियम का ही यूरेनियम का ही रिएक्शन है। यूरेनियम को फ्यूजन्स करने के बाद ऐसा भी हमको 2 एलिमेंट्स मिलते हैं और ऐसा भी 2 हमको एलिमेंट्स मिलते हैं। और तीसरी भी मैं यहाँ पे रिएक्शन में लिखता हूँ। देखिए 1 न्यूटन को 235 92 यूरेनियम के साथ हमने हीट करवाया तो कन्वर्ट हो जाएगी 236 और 92 यूरेनियम में, और उसका हमको मिलेगा जेनॉन। यहाँ पर दूसरी मिलती है Sr, और इसमें से हमको 2 न्यूटन इमिट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स हमको मिलते हैं ना वो डिफरेंट हमको मिलते हैं। तो ऐसे सारी बहुत हमने कॉम्बिनेशन हमने देखा।
तो इसमें मेजोरिटी जो कॉम्बिनेशन हमने मिला ना, वही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजोरिटी कॉम्बिनेशन हमको यही मिलता है। बट यहाँ पे देखिए कि आपको जान क्या रखनी है कि भाई 235 यूरेनियम होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 235 236 होना चाहिए, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई ये न्यूक्लियस को आप ब्रोक करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो हाफ पार्ट में ही ब्रोक हो सके, ठीक है। वो अनइक्वली ब्रोक हो गया, पर वो ब्रोक होगा तो उसका एटॉमिक मास 236 ही होना चाहिए, क्या रहा है आपको। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मेजोरिटी मीन्स के बहुत सारे केस में वो कॉम्बिनेशन हमको मिले, बट मेजोरिटी जो केसेस हमको मिले वो 3 मेजोरिटी केसेस हमको मिले। तो यहाँ पे देखिए इसमें से 3 न्यूट्रॉन इमिट होती है, इसमें से 4, इसमें से 2, तो इन तीन का हमने एवरेज ले लिया, तो हमने मान लिया कि भाई एक रिएक्शन से हमको 3 न्यूट्रॉन इमिट होती है, क्या रहा, हमने एवरेज उसने ले लिया साइंटिस्ट लोगों ने कि भाई एक मीन्स के फ्यूजन प्रोसेस में से हमको 3 न्यूट्रॉन हमको मिलती है। ओके, वो 3 न्यूट्रॉन हमको मिलेगी। ओके, तो जैसे आपने देखा कि भाई ए स्ट्रक्चर में जैसे हमने न्यूट्रॉन को हीट करवाया तो वो अनस्टेबल होके मीन्स के वो ऑक्सीडेशन करने लगेगा और देना पर बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे उसकी प्रोसेस होती है। ओके, देन आफ्टर ये जो सभी यूरेनियम के ब्रेक होने के बाद ये सभी सारे जो हमको एलिमेंट्स मिले, ये Ba, क्रिप्टॉन, Sb, Nb, जेनॉन, Sr, ये सभी सारे जो एलिमेंट्स मिले वो सभी सारे एलिमेंट्स भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, एक नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल थे। तो इसमें से भी कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो कंटिन्यूसली इसमें से इमिट होते हैं और उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन वापस में चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें से भी कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स वो सभी इमिट होते हैं ना, तो उसका भी शेप कंटिन्यूसली उसकी साइज या कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज होता रहता है, क्योंकि ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही है, ठीक है। ओके, तो इसमें से हमको एनर्जी भी रिलीज होती है। देखिए न्यूट्रॉन के साथ हमको एनर्जी भी रिलीज होती है और एनर्जी की क्वांटिटी हम मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भाई इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी की क्वांटिटी कितनी निकलती है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ओके, तो हम देखते हैं एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में। एनर्जी के क्वांटिटी क्यू वैल्यू के बारे में, ठीक है। ओके, एक क्वांटिटी हमको फ्यूजन प्रोसेस हमको मिलती है। ओके, देखिए कि भाई ये जो एनर्जी हमको मिलती है वो फॉर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, चलो देखते हैं कि भाई कितनी मिलती है। तो इसके पहले आपको वो जो आपने आगे ग्राफ देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वर्सेस एटॉमिक नंबर का, मास एटॉमिक नंबर का, ठीक है, उसके ग्राफ के बारे में आप पहले देखिए। हमको उसका ग्राफ ऐसा हमको मिला था, इसे हाइड्रोजन से स्टार्ट किया हुआ था और आयन पार्टिकल का सबसे ज़्यादा, देन आफ्टर यूरेनियम का वापस डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे जो हमने यूरेनियम कंसिडर किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और यहाँ पे है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट में हमको हेवी न्यूक्लियस मिलता था वो था 235 यूरेनियम का। ओके, तो उसमें एटॉमिक मास नंबर कितना था, 235। इस नियर बाई टू में क्या ले लेता हूँ, 240 में ले लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए मैं उसके नियर बाई टू में 240 में ले लेता हूँ, क्योंकि 236 का भी हो सकता है, 237 का भी हो सकता है। ओके, कैलकुलेशन के लिए फॉर एटॉमिक मास मैंने ले लिया 240 का। ओके, और 240 का ले लिया और उसको हम ब्रोक करेंगे कैसे कि भाई 1 न्यूटन को हीट करवा के मैंने ब्रोक कर दिया और हमने ऐसा मान लिया कि भाई ए वाली केस में दोनों इक्वल साइज का हमको मिलते हैं। ओके, तो एक की साइज 240 है तो दोनों का इक्वल साइज मीन्स के ए इज इक्वल टू हमको 120 के हमको मिला। जो 235 या तो 240 है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है वो होती है 7.6। देन आफ्टर उसको ब्रोक करके हमको 120 वाला मिला, तो यहाँ पे हमको एटॉमिक मास नंबर है 120 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस करीब करीब हमको मिलती है 8.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 120 वाला जो ब्रोक हुआ तो उसके पास बाइंडिंग एनर्जी उससे ज़्यादा है, 8.5 है, और उसकी पहले कितनी थी 7.6। इसलिए तो हम फ्यूजन प्रोसेस कर रहे हैं भाई, क्या रहा है आपको। फ्यूजन प्रोसेस करने का तरीका ही यही है कि भाई 235 जो यूरेनियम है उसके पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है वो सबसे कम होती है, 7.6 होती है, ठीक है। अगर हम उसको ब्रोक करेंगे तो उसमें से जो हमको 2 डॉटर न्यूक्लियस मिलेंगे उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है।
तो वन न्यूक्लियस के लिए हमको कितनी एनर्जी मिलेगी कि भाई 8.5 में से 7.6 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको एनर्जी मिलेगी गेन इस 0.9 पर न्यूक्लियंस। हमको इतनी एनर्जी मिलती है भाई। टोटल न्यूक्लियंस कितना अवेलेबल था, 240 अवेलेबल था। तो टोटल आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई टोटल एनर्जी 240 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी हमको एनर्जी मिलती है। उसको नियर बाई टू मैं लिख देता हूँ कि भाई 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूरेनियम में से हमको कितनी एनर्जी मिली, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ख्याल आया आपको। तो ये जो एनर्जी की क्वांटिटी है ना, वो लॉट ऑफ एनर्जी है। ख्याल आया, ये बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है। अगर वो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस को ब्रेक करने से हमको निकलती है, इसलिए वो जो एनर्जी निकलेगी उसको हम नाम दे देंगे न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी का सही तरीके से हम यूज़ करके एक इलेक्ट्रिसिटी या तो पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्रोड्यूस करने के लिए या तो उसको रिसीव करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करेंगे। वो डिवाइस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अगला टॉपिक में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है, वन टाइप की डिवाइस होती है। वो क्या कर देती है कि भाई न्यूक्लियस में से जो एनर्जी हमको मिलती है, न्यूक्लियस एनर्जी, वो हम कैसे हम उसको इसमें से हम रिसीव करेंगे और देन आप उसको हम कंस्ट्रक्शन करके कैसे उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस थी वो थी भाई फ्यूजन प्रोसेस यूरेनियम की। तो यूरेनियम की फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 न्यूटन होनी चाहिए। क्योंकि 1 न्यूटन को हम हीट करवाएंगे तभी उसकी जो साइज होती है वो अनस्टेबल होके, वो ब्रेक होके हमको एक लार्ज अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम न्यूटन को कहाँ से लाएंगे। तो हमारे नेचर में बहुत ऐसा पार्टिकल्स अवेलेबल है कि भाई इसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एनर्जी इसमें से कंटिन्यूसली रिलीज होती है। ओके, तो ये सभी जो पार्टिकल्स इसमें से रिलीज होती है, इसमें से न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है। वो वाला पार्टिकल्स को हम बोलते हैं भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लाएंगे, इसमें से न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करें, इसमें से न्यूट्रॉन इंजेक्ट होगा, वो न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के साथ हीट करेंगे, देन आप उसको ब्रो करके इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। यानी कि हम दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि भाई यूरेनियम भी एक वन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो दो यूरेनियम के हमने आमने सामने ऐसा रख दिया तो एक में से न्यूट्रॉन इंजेक्ट होगा और ये इस पर हीट करेगा, देन आप उसको ब्रो करेगा और इसमें से हमको लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिल सकती है। देन आप एक दूसरे में से भी न्यूट्रॉन इंजेक्ट होगा और ये फर्स्ट में हीट करेगा और उसको भी ब्रो करेगा और इसमें से भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल सकती है। ठीक है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि भाई ये जो चेन मिस के ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या मिस के सच में हो सकती है, या तो हो सकती है उसको हम मिस के डिक्रीज भी, उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो हम कैसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए कि भाई हमने ऐसा देखा, ऐसा भी हमने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई ये जो यूरेनियम को हमने रखा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बहुत सारे क्वांटिटी के यूरेनियम हमने रखे, देना पर हमने देखा कि भाई ऐसी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। अगर उसकी ऐसी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में हमने देखा। देन पर वो रीज़न को सोल्व करके हमने चेन रिएक्शन कैसे स्टार्ट की, वो सभी फीचर्स के बारे में भी आपको स्टडी करना है। ख्याल आया, ओके। वो सभी फीचर को आपको 1 बाय 1 स्टडी करना है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम न्यूक्लियर यूरेनियम हम लाए और उसकी ऐसी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको देखना है कि भाई एक न्यूट्रॉन को हम हीट करेंगे एक यूरेनियम के साथ, तो वो यूरेनियम में से हमको 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और ये 3 न्यूट्रॉन्स तीसरे 3 यूरेनियम के साथ हीट करेंगे तो सभी इंडिविजुअली 1 यूरेनियम में से हमको 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसी जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ऐसे जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या है आपको, तो वो चेन रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसमें से हमको कितनी एनर्जी मिलेगी उसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। इसमें से जो एनर्जी मिलेगी वो लॉट ऑफ एनर्जी मिलेगी, हम उसको कंट्रोलेबल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल एनर्जी बोलेंगे। उसका ब्लास्ट भी हो सकता है। देन यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई सपोज कि हमारे पास 100 न्यूट्रॉन अवेलेबल है, वो 100 न्यूट्रॉन्स वो 100 न्यूट्रॉन्स 100 यूरेनियम के साथ हीट करेंगे और इसमें से हमको 300 न्यूट्रॉन्स मिले। ओके, तो वो 300 न्यूट्रॉन्स में से हमको 200 न्यूट्रॉन्स को इसके क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया और ओनली पर 100 न्यूट्रॉन को ही हमने यूरेनियम के साथ हीट करवाए तो इसमें से वापस हमको 300 मिलेंगे। ऐसे हम उसको चेन रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो पूरे के पूरे 1 बाय 1 स्टेप हम देखने वाले हैं। ठीक है, और
तीसरी तरह की भी प्रोसेस हो सकती है। कैसे तीसरी तरह की प्रोसेस? कि भाई हमारे पास एक 100 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे, वो 100 न्यूट्रॉन को 100 यूरेनियम के साथ हीट करवाएंगे तो इसमें से हमको 300 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, अगर वो 300 न्यूट्रॉन्स दूसरे 300 यूरेनियम के साथ हीट करवाएंगे तो बहुत सारे यूरेनियम का हम ब्रोक कर सकते हैं। बट हमने देखा कि भाई ये 300 न्यूट्रॉन के सामने ओनली फॉर 60 न्यूट्रॉन्स आए। ठीक है, ओनली फॉर 60 न्यूट्रॉन आने से क्या होगा कि भाई ये 60 न्यूट्रॉन में से 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए तो 180 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। तो 180 न्यूट्रॉन के सामने हमने वापस देखा कि भाई उसके सामने ओनली फॉर 10 यूरेनियम आए, तो 10 यूरेनियम का ब्रोक होके इसमें से हमको मिलेगा 30 न्यूट्रॉन्स। देन पर ये 30 न्यूट्रॉन्स के सामने ओनली फॉर 2 ही यूरेनियम आए तो इसमें से निकलेगा ओनली फॉर 6 न्यूट्रॉन्स, और ये 6 न्यूट्रॉन के सामने एक भी यूरेनियम नहीं आए तो ये चेन रिएक्शन पूरे की पूरी स्टॉप हो गई। और ऐसा क्यों हुआ कि भाई सभी प्रोसेस में ऐसा ही होता है कि भाई ये चेन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसके पीछे का भाई रीज़न आपको देखना है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या क्या होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। कि भाई हमारे जो नेचर में जो यूरेनियम हमको मिलती है ना, वो प्योर यूरेनियम हमको नहीं मिलती है, बट यूरेनियम की हमको और मिलती है, यूरेनियम का ऑक्साइड हमको मिलता है। ठीक है, और जो यूरेनियम का ऑक्साइड हमको मिलता है ना, उसमें यूरेनियम की 235 जो यूरेनियम परफेक्ट होती है 100% एटम्स वाली, वो सबसे कम मिलती है। ठीक है, वो इतनी कम मिलती है कि भाई उसकी जो मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए इतनी भी उसकी अमाउंट नहीं मिल सकती है, इसलिए उसका चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। उसके बारे में मेरे को स्टडी करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है? वन डिवाइस होती है, वो क्या कर देती है कि भाई न्यूक्लियस को ब्रोक करने के बाद इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हम कैसे रिसीव करेंगे, यानी कि वो एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो इसमें हमने आगे देखे कि भाई हमारे पास 1 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होती है। 1 न्यूट्रॉन्स को हम यूरेनियम के साथ हम हीट करवाएंगे तो यूरेनियम अनस्टेबल होके वो ब्रोक होके इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और इसमें से भी एक लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, बट यहाँ पर प्रश्न आपका ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि भाई वो जो 1 न्यूट्रॉन आए वो 1 न्यूट्रॉन हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वो 1 न्यूट्रॉन हमको कैसे एटमॉस्फेयर में से हमको मिलेंगे। तो वो जो 1 न्यूट्रॉन को हीट करवाएंगे ना, वो 1 न्यूट्रॉन हमको मिलती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट मटेरियल में से, क्योंकि इसमें से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वो कंटिन्यूसली इसमें से इजेक्ट होते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम इसके नियर हम रख देंगे तो इसमें से हमको 1 न्यूट्रॉन इजेक्ट होगा। वो 1 न्यूट्रॉन्स उसके साथ हम हीट करवाएंगे और इसमें से हमको एनर्जी मिल सकती है। या तो हम क्या करेंगे कि भाई 2 यूरेनियम हम रखेंगे, 2 यूरेनियम के बॉक्स हमने ऐसे रख दिए, ये दोनों यूरेनियम ही है, U35 U35। ठीक है, U = 235 का हमने दोनों यूरेनियम रख दिया। वो दोनों यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो इसमें से भी एक अल्फा न्यूट्रॉन हमको प्रोड्यूस होगा, वो न्यूट्रॉन इसमें हिट होगा। तो इसमें हिट होगा तो इसका एक डॉटर न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस हमको मिलेंगे और इसमें से भी हमको एनर्जी मिलेगी। या तो इसमें से भी एक न्यूट्रॉन्स इमिट होके इसमें आ जाएगा, तो ऐसे उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई ऐसे उसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है, अगर वो स्टार्ट होती है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा भी एक बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा था। और देन आफ्टर हमने ऐसा भी देखा कि भाई ये न्यूक्लियर पावर, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, इसमें हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वाले न्यूक्लियर यूरेनियम को हमने रखा। देन आफ्टर हमने देखा कि भाई ऐसा रिएक्शन उसमें स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे का रीज़न भी हमने रीज़न को मालूम हमने किया। देन आफ्टर हमने ऐसा भी सोचा कि भाई एसीएम को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमको कौन कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो वो सभी जो हमने फीचर्स के बारे में को स्टडी करना है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जो हमारी जो रिएक्शनें होती है, हमने जो आगे हमने फिजिक्स के प्रोसेस में हमने देखी कि भाई ए वाली रिएक्शन कि भाई A1 न्यूट्रॉन को हम 235 यूरेनियम के साथ हम हीट करवाएंगे तो इसमें से हमको 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये 3 न्यूट्रॉन्स तीसरे 3 यूरेनियम को हीट करेंगे, देन आफ्टर इसमें से हमको 9 न्यूट्रॉन्स मिले। ये 9 न्यूट्रॉन्स दूसरे 9 यूरेनियम के साथ हीट करवाएंगे और हमको 27 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ऐसे कंटिन्यूसली ये रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन के बारे में भी आपको स्टडी करना है। ठीक है, ओके, तो हमको पहले हम स्टडी करते हैं चेन रिएक्शन के बारे में।
ये जो फ्यूजन प्रोसेस होती है ना, ये चेन रिएक्शन में होती है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे, वो न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम के साथ हमने हीट करवाया और उसका 2 डॉटर न्यूक्लियस भी हमको मिलेंगे। मैं यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस को नहीं बताता हूँ, इसमें से हमको 3 न्यूट्रॉन्स मिले ऐसे, ओनली फॉर मैं न्यूट्रॉन को इजेक्ट करता हूँ, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस भी आपको मिलेंगे। ओके, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स को और 3 यूरेनियम हम उसको मिले ऐसे। तो 1 यूरेनियम ने क्या किया, उसको ब्रोक किया, उसको अनस्टेबल किया, देन पर उसका भी ब्रोक हो गया, हमको 2 क्या मिलेगा इंडिविजुअली, उसका 2 हमको एक डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा। देन पर इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हो गए, इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हो गए, इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हो गए, और ये सभी न्यूट्रॉन्स को वापस यहाँ पे क्या मिल गया, यूरेनियम जैसे, उसको भी यूरेनियम मिला। तो वापस ये तीनों 3 दूसरे यूरेनियम को ब्रोक करेंगे और उसका भी डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा। मैं यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस को नहीं बताता हूँ, ऐसा उसका रिएक्शन आगे चला गया, और इसमें से भी 3 इंडिविजुअली न्यूट्रॉन्स हमको इमिट हुए। ओके, और आगे हमने एनर्जी के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई अगर 1 न्यूक्लियस यूरेनियम का हम ब्रोक करेंगे हम तो हमको एक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखें कि भाई 1 न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को ब्रोक किया, इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। ये 3 न्यूट्रॉन ने दूसरे 3 यूरेनियम को ब्रोक किया। देखिए 3 यूरेनियम को ब्रोक करने के बाद कितनी एनर्जी मिल सकती है, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से 9 न्यूट्रॉन्स हमको मिले, और 9 न्यूट्रॉन्स दूसरे 9 जो यूरेनियम होते उसको ब्रोक करेंगे। तो 9 × 200 हमको 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल सकती है। तो ऐसे वो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चालू ही रहती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसका इंस्टेंटेनियस एक स्मॉल इंस्टेंस में वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। कि भाई 1 मिली सेकेंड में इतनी सारे वो 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, ऐसे वो 10 स्टेप वो पार कर लेती है। तो इसमें से जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ हमको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। एक स्मॉल इंस्टेंट में 10 स्टेप उसका पास आउट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो हमको इसके जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो ऐसे हमको एक ही हमने यूरेनियम को क्या किया, एक ही प्रोटॉन, एक ही न्यूट्रॉन को हमने हीट करवाया। तो इसमें से दूसरे 3 हमको मिले। तो ऐसे वो स्प्रे होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो स्प्रे होना का स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो वो इसके कैसे वो स्प्रे होना स्टार्ट हो गया कि भाई 3 के मल्टीप्लिकेशन में, कि 3:1, 3:2, 3:3, ऐसे ऐसे उसको ब्रोक करने का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें से जो हमको एनर्जी मिलेगी उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसमें से बहुत सारे हीट एनर्जी हमको मिलेगी और उसका ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि हम उसको बोलते हैं बॉम्ब भी बोलते हैं, न्यूक्लियस बॉम्ब। तो न्यूक्लियस बॉम्ब ऐसे उसका वर्क करता है। ओके, तो उसमें से जो एनर्जी मिली, इट इज़ द अनकंट्रोलेबल एनर्जी। इसमें से हमको जो एनर्जी मिली वो एनर्जी अनकंट्रोलेबल एनर्जी हमको मिली। वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि बॉम्ब की तरह। ओके, और उसकी रिएक्शन 3:n की मल्टीप्लिकेशन में रिएक्शन होती है। 3:n मल्टीप्लाई रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, तो ऐसी चेन रिएक्शन को हमको मिलती है अनकंट्रोलेबल एनर्जी। ओके, तो हमको क्या करना है कि भाई इसमें से जो एनर्जी मिलेगी उसका तो हमको यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो दूसरी तरह की भी चेन रिएक्शन होती है। वो कैसे होती है, देखिए कि भाई यहाँ से एक न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम को हीट करवाया, तो इसमें से हमको कितना न्यूट्रॉन्स मिले, 3 न्यूट्रॉन्स हमको मिले। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स तीसरे 3 यूरेनियम के साथ क्या करेगा, हीट करेगा। बट हमने ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि भाई ये 3 न्यूट्रॉन्स में से एक ही न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को हीट कर पाएगा। ये दूसरा दोनों न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम में मिलेगा। यूरेनियम कैसे नहीं मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया, ये तीन यूरेनियम के बीच में हमने बहुत सारे डिस्टेंस रख दिए। तो डिस्टेंस रखने से क्या होगा कि भाई एक को ब्रोक करने से हमको 3 न्यूट्रॉन्स मिले, तो इसमें से 2 न्यूट्रॉन तो ऐसे ही चले गए, उसको कोई यूरेनियम नहीं मिला।
उसको कोई रास्ते में कोई यूरेनियम नहीं मिला कि जिसके साथ वो हीट करके उसके पास भी उसका ब्रोक करके वो एनर्जी मिल सके। तो ऐसा हमने मैकेनिज्म बना दिया कि भाई उसकी बीच में हमने डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया। तो डिस्टेंस ज़्यादा रखने से 1 न्यूट्रॉन्स के बाद उसका में से 3 न्यूट्रॉन्स हमको मिलेंगे। वो 3 न्यूट्रॉन्स में से ओनली फॉर 1 ही न्यूट्रॉन हीट होगा। तो 1 न्यूट्रॉन हीट हुआ तो वापस उसमें कितना न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, 3 न्यूट्रॉन्स। और वही स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है अभी तक कि भाई उसके बीच में हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया। तो वो इसमें से भी 2 न्यूट्रॉन्स को ऐसे ही चले जाएगा और 1 ही न्यूट्रॉन्स हीट होकर वापस इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। तो देखिए कि भाई एवरी स्टेप में आपको कितना ब्रोक होता है, यूरेनियम एक ही ब्रोक होता है। एवरी स्टेप में आपका यूरेनियम एक ही ब्रोक होता है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन में से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी का यूनिफॉर्म एनर्जी मिलेगी, उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो आप रिएक्शन में आपने कंट्रोल कर दिया तो उसको हम बोलते हैं कि कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन, ठीक है। उसमें कैसा होता है देखिए, controllable reaction, one fissions lead to one fissions। एक फ्यूजन्स कितना फ्यूजन्स करेगी, एक ही फ्यूजन्स करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई एक फ्यूजन्स 3 फ्यूजन्स को क्रिएट करती है और ये 3 फ्यूजन्स 3:2, 3:3, 3:4 ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन ही हो जाते थे। और इसके कारण जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी बहुत हाई रेट की एनर्जी हो सकती है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते क्योंकि उसका ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमको एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, तो हमने क्या किया कि भाई ऐसा भी हम प्रोसेस कर सकते हैं कि भाई 200 हमको मिले कि 200 यूरेनियम को ब्रोक करेंगे तो वो दूसरे 200 यूरेनियम को ब्रोक करेंगे और वो तीसरे 2 यूरेनियम को ब्रोक करेंगे। या तो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है इतना यूरेनियम को आप ब्रोक करके इसमें से आप एनर्जी को ले सकते हो और वो एनर्जी को आप स्टीम में कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिसिटी का पावर आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो आप जितने भी यूरेनियम को ब्रोक करेंगे, जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए इतना आप यूरेनियम को ब्रोक करके ए चेन रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आप प्रोड्यूस करके उसमें से आप वो एनर्जी आप लेके वो स्टीम एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनर्जी प्रोड्यूस इज टेकन आउट फुल्ली। ओके, ऐसे हमने 2 तरीके से चेन रिएक्शन में देखे। वन इज अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन और दूसरा इज कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन ये हमने मेड किया। कैसे मेड किया कि भाई 2 यूरेनियम के बीच में हमने डिस्टेंस को ज़्यादा रख दिया तो इसकी उसके ऊपर न्यूटन का हीट नहीं होगा, न्यूटन इसके ऐसे ही चला जाएगा, बीच में से चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो ओनली फॉर एक ही न्यूटन दूसरे यूरेनियम को ब्रोक कर सकता है। तो ऐसे हमने उसका कंट्रोल ले लिया, ठीक है। देन आफ्टर हमने ऐसा भी तीसरा भी रिएक्शन हमने ऐसा देखा। कैसा रिएक्शन देखिए कि भाई हमारे पास 100 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे। हमारे पास कैसा न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे, 100 न्यूट्रॉन्स। ऐसा हमारे पास 100 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे। तो वो 100 न्यूट्रॉन्स एक 100 यूरेनियम के साथ वो हीट करेगा तो कितना न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा, 300 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा। अगर ये 300 न्यूट्रॉन्स को 300 यूरेनियम मिलेगा तो वो 300 यूरेनियम को क्या करेगा, ब्रोक कर देगा। बट उसके आगे उसको 300 यूरेनियम नहीं मिला बल्कि ओनली फॉर 20 यूरेनियम मिला। ख्याल है आपको, ये रिएक्शन आप समझिए कि भाई 100 न्यूट्रॉन्स को हमने 100 यूरेनियम के साथ ब्रोक किया तो हमको 300 न्यूट्रॉन्स मिला। तो ये 300 न्यूट्रॉन्स के सामने ओनली फॉर 20 यूरेनियम मिले तो 20 यूरेनियम को क्या करेगा, ब्रोक करके वो कितना न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, 60 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये 60 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ बट उसके सामने ओनली फॉर 10 यूरेनियम मिले। तो इसमें से 30 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए। तो 30 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए तो उसके सामने ओनली फॉर 5 यूरेनियम मिले। तो इसमें से 15 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए। इसमें से अगर 15 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए तो इसके सामने ओनली फॉर 1 ही यूरेनियम मिले। और इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए और ये 3 न्यूट्रॉन्स को कोई भी यूरेनियम नहीं मिला। तो ए चेन रिएक्शन डेड हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, डेड हो गई। ख्याल है आपको, ये आपने तीसरी चेन रिएक्शन है देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा हुआ था कि भाई 1 न्यूट्रॉन हीट करेगा तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ये 3 न्यूट्रॉन्स हीट करेगा तो इसमें से 9 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ये 9 न्यूट्रॉन्स हीट करेगा तो इसमें से 27 यानी कि 3:n की ऑर्डर में वो मल्टीप्लिकेशन होकर चली जाएगी और लास्ट में वो अनकंट्रोलेबल होकर ब्लास्ट हो जाएगी। अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो वो एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल रिएक्शन। बट
ये वाली रिएक्शन आप देखिए कि भाई उसको इतनी यूरेनियम की क्वांटिटी ही नहीं मिल सकती है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होना ही पॉसिबल नहीं है। और ऐसी रिएक्शन को हमको सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमको मिलती है। क्यों ऐसे हमको मिलती है? क्योंकि उसके सामने मिनिमम क्वांटिटी वाला यूरेनियम भी चाहिए, उसके सामने मिनिमम क्वांटिटी वाला यूरेनियम भी चाहिए। तो पहले तो क्वेश्चन क्या था कि भाई ये जो हमने चेन रिएक्शन मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया ना कि भाई ऐसे वो प्रोसेस होती है, बट ऐसे प्रोसेस पहले तो स्टार्ट ही नहीं होती है। क्यों ऐसे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है? क्योंकि उसके लिए 100% कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरेनियम चाहिए, और हमारे नेचर में 100% प्यूरिफिकेशन वाला यूरेनियम पॉसिबल नहीं है, मिलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे नेचर में जो यूरेनियम मिलती है वो यूरेनियम की और मिलती है, हमको प्योर यूरेनियम नहीं मिलता, यूरेनियम का ऑक्साइड मिलता है, क्या आया। और इसमें जो यूरेनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत वीक होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भाई 1 लाख टन यूरेनियम ला के 1 लाख टन हमने यूरेनियम कंसिडर किए, और इस यूरेनियम की ओर में से हमको ओनली फॉर 5 या 6 ग्राम, इसके फ्यू ग्राम ही हमको यूरेनियम हमको 100% प्यूरिफिकेशन वाला हमको मिलती है। 1 लाख टन यूरेनियम की ओर में से ओनली फॉर फ्यू ग्राम ही यूरेनियम को कंसिडर कर सकते हैं हम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि भाई हमारे पास 1 लाख न्यूक्लियस अवेलेबल था, 1 लाख न्यूक्लियस में से ओनली फॉर 3 या 4 ही न्यूक्लियस यूरेनियम के न्यूक्लियस थे, और सभी सारे बाकी के नॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस अवेलेबल थे। तो इसमें से A3 न्यूट्रॉन्स उसके ऊपर हीट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो ऐसी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। 1 लाख न्यूक्लियस में से ओनली फॉर 3 या 4 ही न्यूक्लियस यूरेनियम के होते हैं, क्योंकि सभी सारे तो उसकी क्या होती है, और होती है, उसका ऑक्साइड होता है, ठीक है। ओके, तो हमको प्योर, पहले तो हमको क्या हमारी मीन्स के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि पे हमको एक प्योर यूरेनियम नहीं मिलता। अगर प्योर यूरेनियम मिल जाएगा तो कोई भी तरीके से वो यूरेनियम में से हमको एनर्जी हमको मिल सकती है, और कोई भी मानस ये एनर्जी मीन्स के यूज़ करके अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बट हमारे नेचर में ऐसा हमको यूरेनियम नहीं मिलता है। ओके, तो फर्स्ट रीज़न ए था, मैं यहाँ पे रीज़न में नोट डाउन करता हूँ 1 by 1। फर्स्ट रीज़न ये था कि भाई हमारे जो नेचर में जो यूरेनियम की क्वांटिटी मिलनी चाहिए, ऐसी उसकी कॉन्सेंट्रेशन वाली क्वांटिटी हमको नहीं मिलती है, ठीक है, उसकी और मिलती है। ओके, रीज़न फॉर नॉट हैविंग अ चेन रिएक्शन क्यों नहीं होती, उसके हम रीज़न यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ओके, मैं फर्स्ट में लिखता हूँ पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम। जो यूरेनियम हमको मिलती है उसका कॉन्सेंट्रेशन पुअर होता है, ठीक है। ओके, देन आप दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपको मालूम पड़ गया पुअर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, आप केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो। ओके, तो कोई भी मटेरियल जो होती है ना, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमको मिलता है, फेरस का ऑक्साइड मिलता है, हमको प्योर एल्यूमिनियम या फेरस हमको नहीं मिलता। पहले तो हमको क्या मिलता है, उसका ऑक्साइड ही मिलता है, उसकी पहले और मिलती है, और में से हम ऑक्साइड को निकाल देते हैं, ठीक है, उसको वॉश करके, और सभी सारी जो प्रोसेस होती है वो आप केमिस्ट्री में या मेट्रोलॉजी में आप स्टडी करते हो, ठीक है। ओके, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि भाई हमारे पास जो हम जो न्यूट्रॉन्स को हीट करवाएंगे, वो जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से प्रोड्यूस हुआ। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो प्रोड्यूस होता है न्यूट्रॉन्स, तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है। उसके पास कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और कोई भी एलिमेंट के पास जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके पास स्पीड भी ज़्यादा होती है। अगर स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा कि भाई इतनी उसके पास स्पीड होती है तो वो यूरेनियम को ब्रोक ही नहीं कर पाएंगे। अगर उसके सामने हमने प्योर 100% कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरेनियम रखा तो भी वो उसको ब्रोक नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं ब्रोक कर पाएंगे, देखिए कि भाई आप कैरम खेलते हो तो कैरम में जो स्ट्राइकर की जो गोटी होती है उसको आप हाई स्पीड से आप हिट करवाएंगे। जैसे कि सभी गोटी है ना ऐसी यहाँ पे पड़ी हुई है, एक के ऊपर एक, ऐसा पूरे की पूरी गोटियों का यहाँ पे बंडल रखा हुआ है एक कैरम के बोर्ड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक टाइगर की एक गोटी अवेलेबल है, उसके आप हाई स्पीड से उसको हिट करेंगे ना तो क्या होगा कि भाई ये हीट करके ये जो नीचे वाली जो गोटी है उसके अपने साथ लेके चले जाएंगे, और ये पूरे का पूरा बंडल ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको ब्रोक किया क्या, नहीं किया। अगर उसकी स्पीड में कम कर देता हूँ, ये जो टाइगर की गोटी है उसकी स्पीड में कम कर देता हूँ, तो उसकी स्पीड कम करने के बाद क्या होगा कि भाई वो गोटी इसको हटा के नहीं ले जाएगा, उसको ओनली फॉर क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा।
वो ओनली पर उसको हीट करके थोड़ा सा बाहर ले जाएगा और ये यहाँ पे बीच में फंस जाएगा। तो ये ऊपर की जो गोटी है वो सभी गोटी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, मीन्स के वो ब्रोक होकर नीचे आ जाएगी। ख्याल है आपको? तो कोई भी एलिमेंट्स को ब्रोक करने के लिए उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊँ कि भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई ये जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हीट होता है, हीट करता है और ये सभी एलिमेंट्स को इस तरफ वो पुश कर देता है, बट वो कभी तभी पुश कर पाएगा कि भाई उसकी स्पीड थोड़ी कम हो। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो सभी न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको थोड़ी स्पेस दे देगा और बीच में से वो चला जाएगा और इसमें ऐसा ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। अगर उसे ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इन दोनों का ब्रोक ही नहीं होगा। अगर वो ब्रोक नहीं होगा तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स नहीं इमिट्स होंगे, ठीक है। तो वो चेन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी अगर उसकी हाई स्पीड अवेलेबल है तो। और मैं आपको ऐसा भी एग्जांपल दूँ कि भाई यहाँ पे कोई एक 20 मानस का कोई यहाँ पे ग्रुप खड़ा हुआ है और एक ग्रुप मीन्स के एक ग्रुप एक रोड पे खड़ा हुआ है और वहाँ से कोई हार्ली डेविसन वाला आता है तो उसको बीच में से जगह दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जगह नहीं दी तो हार्ली डेविसन वाला उसको साथ में ले जाता है। ख्याल है आपको? अगर कोई बाइसिकल वाला आता है तो कोई नहीं, मीन्स के सभी ऐसे ही चले जाते हैं। ख्याल है आपको? तो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि भाई जो हाई स्पीड वाला जो एलिमेंट होता है वो तो हाई स्पीड वाला एलिमेंट्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकता है, ऐसे ही सभी गोटी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो इसके लिए दूसरा भी रीज़न क्या अवेलेबल है कि भाई जो हमको न्यूट्रॉन मिलेगी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में मिलेगी और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो इमिट होती है वो न्यूट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी पास स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। तो दूसरा रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स पेनिट्रेट। तो हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन्स को पेनिट्रेट करने के बाद उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, मीन्स के वो न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, ओके। और तीसरा रीज़न ऐसा है कि अगर यहाँ पे लो स्पीड वाला न्यूट्रॉन आपके पास है और आपने यूरेनियम को ब्रोक कर दिया, तो यूरेनियम को ब्रोक करने के बाद इसमें से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो वो जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है वो 3 के मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट होके चली गई, ओके। बट उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जो चेन रिएक्शन की रेट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं किया तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो अनकंट्रोलेबल एनर्जी होगी और ब्लास्ट हो जाएगी। ख्याल आया? ओके। तो तीसरा स्टेप आपका ऐसा है कि भाई कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को आपको कंट्रोल करना है। तो ये 3 रीज़न है। अगर ये 3 रीज़न का आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है तब भी आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप बना पाएंगे। ठीक है, पहला तो आपका ऐसा था कि भाई पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, हमको जो एटमॉस्फेयर में से या तो हमारी नेचर में से जो हमको यूरेनियम मिलती है उसके पास इतना कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं अवेलेबल है कि भाई उसको हम हीट करवा के उसकी चेन रिएक्शन हम स्टार्ट करवा सके। और देन आफ्टर हमारे जो नेचर में जो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है उसकी स्पीड हाई होती है, तो हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन्स को हम पेनिट्रेट करेंगे तो वो ब्रोकन नहीं कर पाएंगे। देन आपका तीसरा स्टेप ऐसा है कि भाई अगर हमने चेन रिएक्शन को स्टार्ट तो कर दिया बट अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो इसमें से अनकंट्रोलेबल एनर्जी निकलती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। अगर ये तीन रीज़न का आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो। ये तीन का सॉल्यूशन हमारे पास है, वो सॉल्यूशन के बारे में आप देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि भाई पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम। ओके, तो हमने क्या किया कि भाई जो जहाँ से भी हमको यूरेनियम की और मिलती है, यूरेनियम की जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी का हमने टेस्ट किया और देना पर हमने देखा कि भाई कौन सी ऐसी प्लेस अवेलेबल है कि वहाँ पे यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। वहाँ से हमने यूरेनियम की और ली। देना पर ये यूरेनियम की और को हम वॉश करके उसमें से हम यूरेनियम ऑक्साइड हमने निकाल दिया। जैसे कि एल्यूमिनियम हमको बनानी है तो हम पहले क्या करेंगे भाई, एल्यूमिनियम जिसमें से मिलेगी उसके मिट्टी हम ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने इसके वॉश किया तो इसमें से हमको मिला कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो सभी मटेरियल का क्या मिलता है, ऑक्साइड ही मिलता है। वैसे हमने यूरेनियम का ऑक्साइड हमको मिला। ओके, तो वैसे यूरेनियम का ऑक्साइड हमको मिला। ध्यान आफ्टर हमने क्या किया कि भाई इसमें से हमको ये जो यूरेनियम का ऑक्साइड मिलता है ना उसमें से कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल थी 0.7%।
0.7% उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूरेनियम की अवेलेबल थी। ओके, तो हमने क्या किया कि भाई इनरिच ट्रीटमेंट हमने किया। इनरिच ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि भाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसको हमको रीच करनी है। इनरिचमेंट, ठीक है, इनरिचमेंट हमने ट्रीटमेंट हमने किया, तो इसमें से हमको क्या मिला कि भाई हमारे पास जो पुअर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो यूरेनियम था उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हमने ज़्यादा कर दिया, 0.7 तक हमने कर दिया, ठीक है। देन आपका दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि भाई यूरेनियम का ऑक्साइड तो हमको मिला, बट जो यूरेनियम होती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती है, तो इसमें से कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन्स हमको इजेक्ट होती है। तो वो जो न्यूट्रॉन इजेक्ट होगी तो वो दूसरे यूरेनियम के ऑक्साइड को हिट करेगी और इसमें से भी न्यूट्रॉन्स को इजेक्ट हो जाएगी, तो इसमें एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो उसको हम स्टोरेज कैसे करेंगे? तो उसको स्टोरेज करने के लिए हमने क्या किया, एक लंबा सा हमने रोड कंसिडर कर दिया, इसमें एक स्मॉल क्वांटिटी यूरेनियम का ऑक्साइड हमने रख दिया। इतनी स्मॉल क्वांटिटी का यूरेनियम का ऑक्साइड एक लंबी सी रोड में हमने रख दिया। वो लंबी सी रोड को हम बोलते हैं प्रीलेट्स। क्या बोलते हैं? प्रीलेट्स। ओके, ये प्रीलेट्स में हमने इसके इनसाइड में डाल दिया। ओके, तो इसमें से जो यूरेनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन थी थोड़ी कम हो गई और इसमें से जो न्यूट्रॉन इजेक्ट होगा वो न्यूट्रॉन भी कम स्पीड का इजेक्ट होगा, ठीक है। अगर वो न्यूट्रॉन को दूसरा कोई यूरेनियम नहीं मिला तो ये चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि भाई एक प्रीलेट्स की इनसाइड हमने स्मॉल क्वांटिटी वाले यूरेनियम हमने रख दिया, तो ये जो चेन रिएक्शन होती है ना, तो उसके सामने एक मिनिमम क्वांटिटी वाली जो यूरेनियम मिलेगी तो भी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो हमने क्या किया कि जो मिनिमम क्वांटिटी हमको चाहिए इसमें से 10% ही क्वांटिटी हमने प्रीलेट्स में रखी। चला है आपको? सपोज कि हमको एक क्वांटिटी चाहिए कि भाई 10 मिलीग्राम होनी चाहिए, तो हमने ओनली पर 1 ही मिलीग्राम ए प्रीलेट्स की इनसाइड हमने रखी कि भाई वो न्यूट्रॉन को हिट करने के बाद ही वो चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रीलेट्स को एक एल्यूमिनियम की ट्यूब में हमने डाल दिया। देन आफ्टर उसकी अराउंड भी हमने एक लेड मटेरियल का रेप्स कर दिया, ठीक है। लेड मटेरियल क्या करेगी? ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देगी, तो इसके कारण वो चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे हमने रोड्स बना लिए। ये रोड को हम बोलते हैं फ्यूल रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूल रोड। और ऐसा फ्यूल रोड चोरी भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत हाई ट्रीटमेंट के बाद हमको मिलता है, ठीक है। इनरिच ट्रीटमेंट जो होती है वो इजीली ट्रीटमेंट नहीं होती है। आप सोचिए कि भाई 1 लाख टन में से ओनली फॉर एक फ्यू ग्राम हमको यूरेनियम मिलती है, तो कितनी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देन आफ्टर हमको एक प्रीलेट्स के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करके उसका फ्यूल रोड हम बना लेंगे। ओके, देन आफ्टर दूसरा हमारा रीज़न अवेलेबल था कि भाई हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है, उसकी स्पीड को कम करना। हमको यूरेनियम का एक क्वांटिटी तो हमको मिल गई, उसकी फ्यूल रोड की टर्म्स में हमको मिल गई, बट इसमें से हमें एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को हम हिट करवा देंगे तो उसको ब्रोक नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक्चुअली आपको ब्रोक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई न्यूट्रॉन की स्पीड को आपको कम करनी पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को हम कम कैसे करेंगे? आपने 11th में कोलिजन का चैप्टर अपना स्टडी किया था, कोलिजन के बारे में। तो कोलिजन के बारे में आपने क्या देखा हुआ था कि भाई हमारे पास दो सेम मास का, ये दोनों का मास सेम अवेलेबल है, दो सेम मास का मास आपके पास पार्टिकल्स अवेलेबल है। एक की स्पीड है 20 और दूसरे की स्पीड है 60, तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देन आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 60 और उसकी स्पीड हो जाएगी 20। ऐसा आपने इसके कॉन्सेप्ट अपना स्टडी किया हुआ था, कोलिजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? उसकी कंडीशन ये है कि भाई दोनों की मास सेम होनी चाहिए। तो दोनों की मास सेम हो और आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इसके ट्रांसफ़र हो जाती है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसकी वेलोसिटी थी 20, बट आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 20, उसकी वेलोसिटी थी 60, तो आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 60, ठीक है। तो ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स जो अवेलेबल है, अगर ये जो न्यूट्रॉन्स की साइज जितना ही दूसरा पार्टिकल्स हमको नेचर में हमको मिले कि भाई जिसकी स्पीड उससे बहुत कम है और उसके साथ हम कोलिजन करवा देंगे, तो इन जो न्यूट्रॉन की जो स्पीड होगी वो स्पीड कितनी हो जाएगी? जो वो हमको पार्टिकल्स हमको मिला उतनी जितनी स्पीड होती इतनी हमको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो हमने ऐसा पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो पार्टिकल्स होता है वो कोई दूसरा पार्टिकल्स नहीं होता है, वो ड्यूटेरियम ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ड्यूटेरियम पार्टिकल्स हमने लिया, उसका जो मास होता है वो मास न्यूट्रॉन जितना ही होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम का मीनिंग क्या होता है? उसके इनसाइड एक 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन्स होगा, तो उसकी जितना भी मास अवेलेबल है इतना ही मास एक न्यूट्रॉन्स के इनसाइड उसका मास होता है।
तो हमने क्या किया, वो ड्यूटेरियम हमको कहाँ से मिलता है, वो ड्यूटेरियम को मिलता है एक वाटर में से, वाटर मीन्स के H2O में से। तो H2O में बहुत सारे ऐसा आइसोटॉप्स अवेलेबल है कि भाई जो ड्यूटेरियम के अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं हेवी वाटर्स, क्योंकि ये जो होता है वो हेवी मास का होता है, ड्यूटेरियम जो होता है उसका मास हेवी होता है, ठीक है। ओके, तो उसके अराउंड हमने क्या रख दिया, एक हेवी वाटर रख दिया। तो हेवी वाटर रखने से क्या होगा कि भाई ये जो अल्फा मीन्स के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, और न्यूट्रॉन्स एक कोलिजन होगा, एक ड्यूटेरियम के साथ कोलिजन होगा, और एक ड्यूटेरियम को हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने रखा। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो एक थर्मल वेलोसिटी के कारण वो मीन्स के मूवमेंट करेगा। तो इतनी जितनी भी उसके पास थर्मल वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी न्यूट्रॉन के पास आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, और कम वेलोसिटी वाला न्यूट्रॉन्स को हम बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन्स। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स का मीनिंग ये नहीं है कि भाई टेम्परेचर वाला न्यूट्रॉन्स। चला है आपको, आपने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एक न्यूक्लियस अवेलेबल था, वो किसका न्यूक्लियस, भाई ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। तो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस के पास थोड़ी थर्मल वेलोसिटी होगी, और थर्मल वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियस के पास, न्यूट्रॉन के पास आ गई आफ्टर कोलिजन के बाद, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और ड्यूटेरियम का मास दोनों का सेम था, और इन दोनों को आपने कोलिजन करवा दिया, ठीक है। ओके, तो ये आपने सोल्यूशन ऐसे आपने फाइंड आउट कर दिया। कोलाइड with moderator, speed become less and convert to thermal न्यूट्रॉन, ठीक है। एक हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन को आपको कन्वर्ट करना है थर्मल न्यूट्रॉन्स में, तो आप क्या करोगे, एक हेवी मॉडरेटर में से आप उसको पास आउट करोगे, तो वो एक न्यूट्रॉन के साथ कोलिजन करके उसकी जो स्पीड होगी, वो स्पीड एक थर्मल वेलोसिटी की जो स्पीड होगी इतनी हो जाएगी, इसलिए उसको हम बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो वो थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या कर सकता है, इट इज़ द एबल टू ब्रेक यूरेनियम, इट इज़ द एबल टू ब्रेक यूरेनियम। ओके, वो इजीली वो एक ब्रेक कर सकता है यूरेनियम को, ठीक है। देन आपका तीसरा रिएक्शन ऐसा था कि देखिए, पहले तो आपको क्या था कि भाई पुअर कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरेनियम आपको नहीं मिल रहा था, तो आपने इंडिस ट्रीटमेंट कर लिया, एक प्योर एक क्वांटिटी वाला आपने यूरेनियम को कंसिडर कर लिया, ठीक है, 100% प्यूरिफिकेशन वाला। देन आफ्टर दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई आपके पास हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे, तो आपने कोलिजन करके उसकी स्पीड आपने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। देन आफ्टर तीसरा रीजन ऐसा था कि भाई ये जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो वो रिएक्शन एक चेन रिएक्शन में मिसके 3 के मल्टीप्लिकेशन में वो स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो इसमें आपको क्या करनी है, उसको कंट्रोल करनी है। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि भाई ऐसी जो रिएक्शन होती है, तो ऐसी रिएक्शन ऐसे स्टार्ट हो सकती है, तो इसमें से जो 2 न्यूट्रॉन्स हमको इमिट हो गए, वो 2 न्यूट्रॉन्स को आपको एब्जॉर्ब करना है। तो आप कैसे एब्जॉर्ब करोगे कि भाई हमारे पास एक फ्यूल रोड के पीलेट्स अवेलेबल है, तो पीलेट्स के बीच में हमने ऐसा मटेरियल हमने रख दिया कि भाई वो मटेरियल क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि लेड या बेरियम मटेरियल आपने रख दिया, वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को इसके एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपने ऐसा प्लेट्स की अराउंड ऐसा आपने मटेरियल रख दिया कि भाई वो इसमें से जो 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं, इसमें से 2 न्यूट्रॉन्स को क्या करेगा, इसके एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ऐसा आपको लगता है कि भाई आपकी चेन रिएक्शन डिक्रीज, आपकी जो चेन रिएक्शन का जितना भी इसके रिएक्शन होना चाहिए इसमें से भी कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वो जो मटेरियल का जो रॉड है उसको आप ऊपर खींच लोगे। अगर आपने ऊपर खींच लिया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूरे का पूरा एग्जाम्पल में बताता हूँ, एक न्यूट्रॉन आया तो वो न्यूट्रॉन के साथ हीट करवाया, तो ऐसा उसका 3 न्यूट्रॉन्स उसके इमिट हुए, ठीक है। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे रख दिया, वो मटेरियल हमने रख दिया, एक लेड मटेरियल हमने ऐसा रख दिया, ठीक है। तो वो लेड मटेरियल इसके साथ वो हिट करेगा, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ओनली पर 1 ही यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को इजेक्ट होगा, ठीक है। और ये 1 न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम के साथ इजेक्ट होकर वापस क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और उसके अराउंड भी हमने क्या रख दिया, ऐसा मटेरियल। अगर ये चेन रिएक्शन का जो स्पीड होती है वो कम आपको लग रही है, तो आप ये क्या करोगे, ये जो मटेरियल है उसको अपवर्ड की डायरेक्शन आप खींच लोगे, तो 2 न्यूट्रॉन्स को आप हिट करवाएंगे, चला है। तो ऐसे उसमें मैकेनिज्म होती है, और मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कंट्रोलेबल मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपने उसको कंट्रोल कर दिया। ओके, तो ये जो कंट्रोलिंग द रेट रिएक्शन है, ऐसा भी आपने कर दिया कंट्रोल रॉड्स लेके, ठीक है।
कंट्रोल रॉड्स इज एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, वो क्या करेगी, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, so that rate of reaction K is equals to 1। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में देखिए यहाँ के फ्यूजन्स कैसा होता है कि भाई एक का फ्यूजन्स हुआ और आउटपुट फ्यूजन्स आपको कितना मिला 3, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अगर 1 फ्यूजन्स होगा और 1 ही आपको आउटपुट फ्यूजन्स मिलेगा तो उसका रेट क्या होगा 1। अगर आपके पास 100 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है और 100 न्यूट्रॉन्स को 100 यूरेनियम का ब्रोक करके और इसमें से हमको 300 न्यूट्रॉन्स हमको मिलती है तो उसका रिएक्शंस कितना आपको मिला, रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना मिला 3 आपको मिला, ठीक है। तो ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आप बना सकते हो, कैसे, फ्यूजन्स क्रिएटेड यानी कि आउटपुट अपॉन फ्यूजन्स इनपुट, इनपुट और आउटपुट इज इक्वल टू के, और के को हम क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन 2 चाहिए तो क्या होगा कि भाई 100 न्यूट्रॉन्स में से 300 हमको न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, वो 300 न्यूट्रॉन्स में से 200 न्यूट्रॉन्स ही हिट करवाएंगे, ख्याल आया, और ये 200 न्यूट्रॉन्स वापिस ये 200 यूरेनियम को हिट करेंगे, देन आप इसमें से हमको 600 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और इसमें से 200 न्यूट्रॉन्स हिट नहीं कर पाएंगे, 400 न्यूट्रॉन्स ही हिट कर पाएंगे, तो उसका रेट हमको कितना मिला 2 टाइम्स हमको मिला। क्या है ये आपके ऊपर होता है कि भाई आप ये मटेरियल कैसे रखते हो। अगर आपने 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो ओनली फॉर उसका चेन ऑफ रिएक्शन एक ही होगा, अगर आपने एक ही न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया तो उसका चेन ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, अगर आपने एक भी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसका चेन ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा और ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होके ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो आपको रीज़न मिला कि भाई ये पहले तो आपको ऐसा मिला कि भाई ये चेन रिएक्शन को कंट्रोलेबल कैसे करेंगे, देन आपको मालूम पड़ा कि भाई चेन रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं होने वाली है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए 3 रिजल्ट्स आपको सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, देन आप उसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है और आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है।